नमस्ते। मेरे हाथ में भारत सरकार का वो गज़ट है, वो राजपत्र है, जिसमें यूजीसी के वो सारे नियम आए हैं, जिसका इस कदर विरोध हो रहा है, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने ये सारा का सारा अभी पढ़ा। 1-2 दिन से मैं सोच भी रहा हूँ कि जिस कारण से विरोध हो रहा है उन पक्षों को भी सुना जाए। उन सबको देखते हुए मुझे ये ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। इस नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डर है वो फालतू का फैलाया गया वहम है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट आई है, जो नियम बने हैं, वो जो यूजीसी ने जो डाटा 118% जो यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और स्टेट में जो भेदभाव होते हैं, उन सब के बाद ये आया है। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद आया है। तो इसको मैं आपके सामने इसके कुछ जो पहलू हैं, जिसका बहुत ये कहा जा रहा है कि जैसे एक तरह से एक कल्पित, एक अतिरंजित एक तरह की धारणा बनाई जा रही है कि कोई बड़ा सा बाघ आएगा और सब कुछ तहस नहस करके चला जाएगा, या ये विश्वविद्यालयों के तबाही का कारण बनेगा। मतलब इस तरह की निहायत बकवास जो बातें चल रही हैं, उसी को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो इस नियम का, जो इस कानून का जो उद्देश्य है, वो मैं सीधे आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप समझिए कि इसमें क्या है। ये जो है दरअसल 13 जनवरी से प्रभावी होगा, क्योंकि ये जब ये प्रकाशन की, इसमें लिखा है कि प्रकाशन की तिथि से ये प्रभावी होगा। तो इसका जो प्रकाशन है वो 13 जनवरी है, तो उसके बाद से ये प्रभावी होगा। ये जो है, इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, और ध्यान दीजिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कौन है? वो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं। वो और दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। आप समझ रहे हैं, इसमें ओबीसी भी इंक्लूड है और ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है, दिव्यांग और लिंग के आधार पर, यानी कि महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। किसी भी अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी को इसमें समावेशित करने का एक प्रकार से प्रयास किया गया है। और ये किसी भी प्रकार के जाति के आधारित भेदभाव के अगर कोई ये इस तरह का कोई भेदभाव का व्यवहार करता है, तो इसके खिलाफ ये उसे रोकने के लिए एक बड़ा हथियार होगा ये नियम। तो इस तरह से अगर ये सही से लागू हो जाए तो मतलब अगर इसकी एक शर्त है, ये है। उसके बाद और इसमें भेदभाव का जो ये अक्सर बात आती है कि इसके भेदभाव को परिभाषित कैसे किया जाएगा। तो इसमें भेदभाव को परिभाषित करने के लिए जो लिखा गया है वो ये है कि भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार या कोई ऐसा कार्य, चाहे वह अस्पष्ट हो चाहे अंतर्निहित हो। मतलब अगर आपकी भावनाएं वैसी रही हों उस किसी भी व्यक्ति को अपमानित करने की, तो वह भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है, और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल। तो ये इसकी परिभाषा है। वो स्पष्ट भी हो और अंतर्निहित भी हो, तब भी ये लागू होगा। और इसके बाद समता समिति का गठन होगा, समता हेल्पलाइन जारी किया जाएगा। और ये समता जो हेल्पलाइन है ये महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में दोनों में होगा। एक प्रकार से अगर महाविद्यालयों में किसी कारणवश नहीं चालू है तो वो ये जाके क्या होगा, फिर आप अपनी शिकायत जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय में या उसे जिस महाविद्यालय से, जिस विश्वविद्यालय से वो संबद्ध है आपका विद्यालय, उसमें आप जाके शिकायत कर सकते हैं। तो और जो दूसरी बात ये है कि ये जो इसमें इसके जो सदस्य होंगे वो संकाय के सदस्य होंगे, और उच्च शिक्षा संस्थानों में जो इसका हेड होगा वो वाइस चांसलर होगा। जो संस्थान का जो प्रमुख होगा वही इसका हेड होगा। और
इसमें इसमें लिखा हुआ है कि जो है इस अगर किसी कर्मचारी के साथ, किसी शिक्षक के साथ भी इस तरह के भेदभाव होंगे तो वह भी इसमें अपील कर सकता है। तो ये है। और इसके बाद जो जिन 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 मुद्दों पे ये बहस चलाई जा रही है कि ये कि किसी भी तरह से आएगा और कोई भी व्यक्ति आरोप लगा के चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब आप जानते हैं कि ऐसी चीजें होती नहीं है। ये बस एक अतिरंजित रूप से बातें चलाई जा रही हैं, अफवाह फैलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। तो और इसका जो कर्तव्य होगा, जो इम्पोर्टेंट बातें जो मैंने नोट की हैं वही मैं आपको एक बार बता दूं कि प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का ये कर्तव्य होगा कि वो भेदभाव का संपूर्ण उन्मूलन करे। जैसे बाबा साहब जिस चीज़ को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, उसी चीज़ को ये डिस्क्रिमिनेशन के एनिहिलेशन की बात करता है। और उसके बाद हितधारकों के बीच क्षमता यानी कि जो सामंजस्य हो, उसका संवर्धन हो। तो ये चीज़ है। और जो कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी रूप की अनुमति नहीं देगा और न ही उसे नज़रअंदाज करेगा। आप उसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके संपूर्ण एनिहिलेशन की या फिर उसे उसके उन्मूलन की बाकायदा जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी निर्णय लिए जा सकते हैं, वो आप कीजिए। इसके साथ ही जो चीज़ें हैं वो यह है कि इसमें बहुत सारे लोग होंगे। इसमें केवल विश्वविद्यालय के लोग नहीं होंगे, इसमें महिलाएं भी सम्मिलित होंगी इसके नियम में। एक चीज़ ये है कि उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय या प्रबंध समिति जैसी भी स्थिति हो, केंद्र के समन्वयक के रूप में एक अस्थायी प्रोफेसर या एक वरिष्ठ संकाय सदस्य का नाम निर्देशन करेगी जिसकी वंचित सामाजिक समूहों के कल्याण में स्वाभाविक रुचि हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी इसमें नियुक्त किया जा सकता है, वो उसकी रुचि भी हो। इन जो समूह हैं, वंचित समूह हैं, उसके कल्याण के प्रति उसकी रुचि भी होनी चाहिए। तो ये भी एक बात है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें समता समिति का गठन किस प्रकार से होगा। वो इस तरह होगा कि संस्थान प्रमुख इसका पदेनाध्यक्ष होगा। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त या सदस्य के रूप में होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि होंगे। 2 छात्र प्रतिनिधि भी होंगे जिनका नामांकन शैक्षिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्ट उनकी कुछ शर्तें हैं, इस तरह से पाठ्यक्रम की गतिविधियों में उसके प्रदर्शन के आधार पर रखा जाएगा। और एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये कहा जा रहा है कि इसमें सामान्य वर्ग का या फिर सवर्ण तबके का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। तो ये ऐसा नहीं है। इस नियम में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी वंचित तबकों का प्रतिनिधित्व है, ये लिखकर सुनिश्चित कर दिया गया है। पर ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगड़े या फिर सवर्ण तबके के लोग नहीं होंगे। वे भी उस समुदाय के लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या होंगे ही। पर अनिवार्य जो किया गया है वो ये किया गया है कि वंचित तबके के व्यक्ति तो होने चाहिए। बस ये है। इसमें ये कहीं ये कतई लिखा ही नहीं है कि इस सवर्ण तबके के लोग नहीं होंगे, वो भी होंगे। क्योंकि आप देखिए कि अक्सर प्रोफेसर्स वो हैं, हर जगह पे वो काबिज हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कोई ना कोई सदस्य होगा ही। लेकिन मैंडेटरी जो किया गया है, जो अनिवार्य किया गया है, वो ये है कि वो इसमें ओबीसी, SC ST वुमेन्स होंगी। और वुमेन्स में जो होगा वो ये नहीं लिखा हुआ है कि वो SC ST OBC कम्युनिटी की होगी, वो सवर्ण महिला भी हो सकती है। ये ध्यान देने की बात है। तो ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि सभी लोग निचले तबके से ही होंगे तो इनके साथ अन्याय हो जाएगा, ये पूरी बकवास बात है। इसके बाद जो है सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष आमंत्रित जो सदस्य होंगे उनका 1 साल होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जिसपे मुझे करनी थी। और इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक समान तथा स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंधों के विकास के लिए एक सामाजिक रूप से अनुकूल वातावरण बनाना। आज के समय में जो कि कई सारे प्रोफेसरों के मैं लेख पढ़ रहा हूँ, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि इसे विश्वविद्यालय का जो कल्चर है, जो बातचीत करने का ढंग है, जो उसमें
क्या कहते हैं कि तमाम विचारों के आदान प्रदान के वो केंद्र होते हैं, लोकतंत्र की एक तरह से नर्सरी होते हैं, राजनीति पॉलिटिक्स की नर्सरी होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा है कि शैक्षणिक संवाद होंगे और छात्रों के बीच जो सामंजस्य बढ़ाने वाले संवाद हैं वो उन्हें बढ़ाना भी इस समिति का अनिवार्य कदम होगा, ये अनिवार्य कार्य होगा। और ऐसे लोग जो ये बात कह रहे हैं वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा बोल रहे हैं जैसे अब तक इन्होंने विश्वविद्यालय को बहुत बचाए रखा है। सबसे ऐसा जो बोल रहे हैं, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा हाथ इन्हीं का है। और आज भी कैंपसों में अगर आप बैठ जाइए, किसी भी लॉन में बैठ जाइए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देख रहा हूँ, वहाँ पे अगर आप बैठ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिटरली ये बोलने में शर्म आती है, पर ये बोलना पड़ेगा, कुत्ते की तरह लोग दुरदुराए जाते हैं अगर बैठ जाए तो। और ये जो कह रहे हैं कि संवाद खत्म हो जाएगा, शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित होगी, सबसे ज़्यादा शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित करने में इन्हीं लोगों का हाथ है, इन्हीं प्रोफेसरों का हाथ है। और एक चीज़ ये भी, फैज अहमद फैज पे कोई भी कार्यक्रम हो, इस तरह के जो प्रगतिशील शेर हैं, शेरो शायरी करने वाले लोग हैं, जो लेखक हैं, उन पर कोई कार्यक्रम न करने देने में इन्हीं का हाथ होता है। इसमें कोई वंचित तबके का प्रोफेसर आके नहीं कहता है। और हु हल्ला करके इन्हीं संगठनों के लोग आके हु हल्ला करते हैं और इस तरह की गतिविधियों में दखल डालने का काम करते हैं। तो ये बहुत दूध के धुले हैं, ऐसा बिल्कुल अगर कहा जाएगा तो ये निहायत बकवास बात है। और इसके साथ ही ये एक बात मुझे महत्वपूर्ण लगा, इसमें यह है कि पीड़ित व्यक्ति को प्रतिशोध से बचाना भी होगा। आप मान लीजिए शिकायत करते हैं तो आपके साथ किसी तरह के कैंपस के बाहर कोई घटना ना हो जाए, इससे बचाने का भी कार्य जो है इस समिति की जिम्मेदारी होगी। और अगर आप चाहेंगे तो शिकायतकर्ता का जो नाम है, जो पहचान है, वो बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि। और इसके साथ है समता हेल्पलाइन, ये बहुत ही ज़रूरी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कदम। एक हेल्पलाइन जारी होगा, आप कहीं से भी फ़ोन लगा देंगे, आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी, आप ईमेल पे भेज सकते हैं। और ये ज़रूरी होगा कि 15 दिन के, एक हफ्ते के भीतर उसका कुछ न कुछ निराकरण निकले और 15 दिन के भीतर उसमें जो समिति में उस चीज़ का निराकरण हो, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, इस पर एक बातचीत हो, बैठक हो। ये बहुत ही अच्छा कदम है। और एक चीज़ ये कि उच्च शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रवेश नवीनीकरण के समय सभी छात्र तथा सभी संकाय सदस्य एवं कर्मचारी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करें कि वे समता को समर्थन करेंगे और भेदभाव के किसी भी रूप में संलिप्त नहीं होंगे। इस तरह का जो एक घोषणा पत्र है, ये हम लोग एमए में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो करते ही हैं। एक तरह से एंटी रैगिंग फॉर्म हमसे भरवाया ही जाता है और उसमें ये हमें घोषणा करनी होती है कि हम किसी भी अपने जूनियर के साथ इस तरह का कोई भेदभाव या उसके साथ रैगिंग जैसी कोई घटना नहीं करेंगे। और इसमें पूरा संकल्प पत्र होता है। तो ये एक अच्छी पहल है। एक शपथ पत्र होगा कि हम जैसे एक शपथ पत्र लें, एक घोषणा करें कि हम इस तरह की किसी भी भेदभाव की गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होंगे, किसी को अपमानित करने का प्रयास नहीं करेंगे। ये सबसे अच्छा कदम होगा। इसे एक जिम्मेदारी का एहसास भी होगा कि हमने इस तरह के फॉर्म भरे हैं तो हमारा एडमिशन निरस्त हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा होगा। और इस तरह से जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर है, ईमेल आप कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर मान लीजिए कि जो एक ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी जो आरोपी व्यक्ति होगा, मान लीजिए अगर उसे झूठा फंसा दिया जाए तो उसके पास बचाव के ऑप्शन नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए वो दोषी सिद्ध होता है तो उसके पास ये सहूलियत होगी कि वो लोकपाल के पास अपील करे अपने इस फैसले के विरुद्ध में, और वो जितना खर्च आएगा वो यूनिवर्सिटी वहन करेगी। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा किसी को फंसाया जा रहा है, उसे अपील का एक और मौका दिया जा रहा है। और वो लोकपाल जो है क्या कहते हैं कि 30 दिन के भीतर अनिवार्यता जो है वो क्या है कि वो संकल्पित होगा, वो किसी भी तरह से जो है
उसका निराकरण करने के लिए बाध्य होगा वो लोकपाल। तो ये भी एक चीज़ है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि इसके आप इसके बाद अपील नहीं कर सकते, ये बिल्कुल कोरी बकवास बात है। और एक चीज़ ये बात निकल के आ रही है कि हमेशा विश्वविद्यालय निगरानी में रहेगा। तो दरअसल ऐसी बातें जो कह रहे हैं वे चाहते हैं कि हम ऐसे कांड करें और बच के भी निकल जाए, कोई देखने वाला भी ना हो। तो ये ऐसे तो बहुत ख़राब चीज़ है। निगरानी क्या आप लोग रखते नहीं है? चारों तरफ गार्ड घूमते रहते हैं हमेशा। कोई भी एक लड़का एक लड़की अगर बैठ जाए कैंपस में तो आप उठाने चले आते हैं। 4 लोग बैठकर बातें करने लगे तो आपको लगता है कि कोई आतंकवादी गतिविधियों में ही संलिप्त होंगे। ऐसे तो ताका झांकी रोक टोक काम तो आप करते ही आ रहे हैं, तो हम लोग एक और झेल लेंगे, इसमें नया क्या है? तो ऐसी बकवास बातों का कोई फालतू का कोई निहायत बेहुदी बातें हैं ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो अगर आप जो भी विश्वविद्यालय इन सब गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध जो यूजीसी कार्रवाई करेगी, वो इस नियम में ये भी है कि उसके अगेंस्ट यूजीसी उसका जो गतिविधियां होंगी शैक्षणिक उसे रोक दी जाएंगी या फिर जो भी कार्रवाई होनी होगी वो करेगी। और ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि ये जो है एक हथियार दे देगा ओबीसी एससी एसटी के बच्चों को कि वो किसी भी सवर्ण तबके की छात्राओं के साथ इस तरह की गतिविधियां करें। ये निहायत बदतमीज और बेहुदा फूहड़ बातें हैं। ऐसा कोई नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। अगर उसके साथ उस बच्चे के साथ कुछ भी इस तरह की गतिविधि होती भी है उसके पास भी तो यही वाला कानून है ना, यही वाला सारे नियम है उसके ऊपर भी लागू होंगे। वो अपने लैंगिक आधार पे वो भी सम्मिलित है इसमें, ऐसा नहीं है कि वो इससे बाहर है। तो जो भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। तो एक नैतिक रूप से कम फौरी तौर पर एक जैसे आज का हम सबकी समस्या ये है कि हमारा संविधान इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, उसमें ऐसी चीज़ें हर वो चीज़ है जिसे वंचित तबकों को या एक समाज एक सुंदर समाज बनाया जा सकता है, पर वो आज तक क्यों नहीं बना? क्योंकि वो उसे ठीक से लागू नहीं किया जाता है। जैसे हम संविधान की बात करते हैं पर संविधान के प्रति अपने आप को जो आत्मार्पित करने की बात आती है तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं। तो अगर हम संविधान में जो लिखित धर्मनिरपेक्षता है तो उसके अगर हम उसको हम अमल में नहीं लाएंगे, उसे हम फॉलो नहीं करेंगे अपने अंदर से, अपनी बातों से, अपनी विचारधाराओं में उसे सम्मिलित नहीं करेंगे, अपने कार्य व्यवहार में उसे सम्मिलित नहीं करेंगे, तो ये कहना बहुत कोरा बकवास होगा कि संविधान बहुत अच्छा साबित हो जाएगा। क्योंकि बाबा साहब ने ये डर जो था वो बहुत पहले भी जो दर्ज करा चुके हैं, तो उसे वही नियम इसी के साथ भी होगा। अगर इसे फॉलो किया जाएगा तो ये बहुत अच्छा साबित होगा। हमारा तो डर ही यही है कि इसे फॉलो नहीं ही किया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कानून आए गए पर जो एट्रोसिटी होती है दलितों के साथ या महिलाओं के साथ वो रुकता ही नहीं है। तो हमारा जो बेसिक डर है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये वाकई में ठीक ठाक लागू हो भी पाएगा या नहीं। तो बस ये बात थी। शुक्रिया सुनने के लिए।